सरकार के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत अपनी जगह रहती है। अमीरी और गरीबी की खाई अभी भी वैसी ही है जैसी बरसों पहले थी। गरीबी कुछ ऊपर चढ़ी है तो अमीरी का ग्राफ भी ऊपर चढ़ा है। हम अमीरी और गरीबी की इस खाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ शरद कोहली जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। शरद जी, जो सर्वे आया है अभी ताज़ा, उसके मुताबिक 10 टॉप 10 जो अमीर परिवार हैं उनकी संपत्ति तो करोड़ों में है, और आम आदमी की जो सालाना इनकम है वो कुछ हज़ारों रुपए तक ही है। तो ये इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, ये समस्या भारत में आज की नहीं है। ये समस्या भारत को जब से आज़ादी मिली और शायद उससे पहले की भी है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। और हमने देखा कि पैंडमिक के बाद ये समस्या और ज़्यादा बढ़ के आई। भारत में नहीं, हमने अमेरिका जैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी ये बात देखी कि अमीरी और गरीबी के बीच में गैप बढ़ा। इसके हम कारण देख लेते हैं। मुख्य कारण इसका है, और उसको मैं सरल भाषा में अगर समझाना चाहूं तो एक हिंदी में कहावत है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। जब आपके पास धन होता है, आप उस धन को निवेश करके, उस धन को कहीं लगा के, किसी बिजनेस में, किसी इन्वेस्टमेंट में आप उस धन को मल्टीप्लाई करते हैं। पर अगर आपके पास धन होगा ही नहीं तो आपकी पुश्त दर पुश्त वही गरीब बनी रहेगी। उनके पास अपना गुजारा करने के लिए पैसे हो जाए, 2 वक्त की रोटी हो जाए, वही काफ़ी है। उनको इससे ज़्यादा धन अर्जित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो धन को ना इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना उसको ग्रो कर पाते हैं। उल्टा यहाँ तो गरीब कर्ज के नीचे डूबा रहता है, मतलब हम उसको नेगेटिव नेटवर्थ कहते हैं। तो अमीर अमीर होते जाते हैं, अपने धन को लगा लगा के उसको बढ़ाते जाते हैं, और गरीब नित गरीब होते चले जाते हैं। यानी धन को धन खींचता है और ऋण को ऋण। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ना, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। बिल्कुल, धन को धन खींचता है। और ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो अमीरों की वैल्यूएशन एसेट की बताई गई है, उस एसेट वैल्यूएशन में ये बताया गया कि कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कुछ संपत्ति है, अचल संपत्ति जिसको हम कहते हैं, पर ज़्यादातर चल संपत्ति है। अब चल संपत्ति को अगर हम विश्लेषण करें तो शेयर मार्केट उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। जो देश के अमीर घराने हैं, इस अमीरी का पैमाना शेयर मार्केट बहुत हद तक है। इसका मतलब ये, एक कंपनी में अगर 70-80% किसी अमीर घराने के शेयर हैं और शेयर मार्केट लगातार भाग रही है, पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है, तो उनकी जो राशि है, उनकी जो नेटवर्थ है, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो गरीब बेचारा ना तो कहीं इन्वेस्ट कर पाता है, मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, और कुछ बचा नहीं पाता है। सेविंग्स के ना होने की वजह से गरीब सारी उम्र गरीब बना रहता है। यही नहीं, उसके आने वाली पुश्तें ऋण के नीचे दब जाती हैं, और निरंतर ये सिलसिला चलता रहता है। और अमीरों की इन द मीनवाइल, अंग्रेजी में बोलते हैं, वेल्थ और बढ़ती चली जाती है, उनकी नेटवर्थ बढ़ती चली जाती है, और ये गैप बढ़ता चला जाता है। शेयर मार्केट को तो आपने जिम्मेदार ठहराया, फिर बेरोजगारी की स्थिति कहाँ रहती है, उसकी भूमिका क्या है? जी हाँ, बेरोजगारी बहुत हद तक जिम्मेवार है। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट केवल जिम्मेवार है इस गैप को बढ़ाने के लिए। देखिए, शेयर मार्केट तो उस पैसे को निवेश करने का एक जरिया है जहां आपकी बढ़ती है। अब बेरोजगारी पर आते हैं। पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि बेरोजगारी किस तरह से बढ़ी, लोगों की तनख्वाहें कटी, लोगों की नौकरी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति महीने का 20-30 हज़ार रुपए कमाता है, उसकी सेविंग्स जो थोड़ी बहुत होती थी वो भी बंद हो गई। और बेरोजगारी, अगर रोजगारी मिलती है, अगर रोजगार मिलता है, तो रोजगार मिलने के बाद आप अगर 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 40 हज़ार खर्च करते हैं, 10 हज़ार रुपये बचाते हैं। साल का मैं 1,20,000 रुपये बचा लेता हूं। उस 1,20,000 को मैं निवेश करके शायद साल के अंत में 1.5 लाख या 2 लाख कर लूं किसी अच्छी जगह निवेश करके। अब अगर मेरे पास रोजगार ही नहीं है तो मैं बचाना तो दूर की बात है, जो मेरी पिछली बचत है, कोरोना में हमने देखा कि लोगों ने अपनी बचत, प्रोविडेंट फंड में जिस कदर पैसे निकाले गए, लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी, बहनों ने, माताओं ने अपने गहने गिरवी रखे। मेरी यहां तक जानकारी है कि जो लोग अपने मकानों में रहते थे, उन्होंने किराए के मकान ले लिए। यहां तक जानकारी है कि जो लोअर मिडिल क्लास थी वो पॉवर्टी में चली गई, पॉवर्टी वाले बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में आ गई। तो ये जतला रहा है कि लोगों की ओवरऑल जो नेट वर्थ है वो उल्टा घटी है, बड़ी नहीं है। इस कारण से भी ये गैप बढ़ा है। और अगर हम इसके परिणाम देखें, इसके परिणाम बहुत घातक हैं, क्योंकि ये एक सोशल अनरेस्ट को जन्म देता है। जो जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम
इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ बढ़ती है, अमीरी और गरीबी में गैप बढ़ता है, ये सोशल अनरेस्ट को और क्राइम को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो लोग क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब वो दूसरों की वेल्थ को देखते हैं कि वो तो कुछ ना करके भी इतना इतना अमीर हो गया, हम इतनी मेहनत करके भी आज ऋण के नीचे दबे हुए हैं। ये एक मानसिकता को जन्म देती है, उसी मानसिकता से क्राइम निकलती है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार को इस गैप को और मैंने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सरकारें देखी जो कि इस समस्या का समाधान नहीं पा पाई। मुझे लग रहा है सरकार अगर रिफॉर्म्स ऐसे करे जिसमें कि रोजगार लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, हर आदमी संतुष्ट रहे, कम से कम इतना संतुष्ट जरूर रहे कि वो कुछ अपने गुजारे लायक कमा पाए और कुछ भविष्य के लिए बचा पाए। केवल और केवल यही एक रास्ता है इस अमीरी और गरीबी को, और कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एकदम नहीं हो सकता। मुझे लगता है निरंतर प्रयास से काफी वर्ष लगेंगे इस गैप को खत्म करने में। शरद जी, एक और बड़ा मसला है कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है गांवों पर आधारित है, तो क्या ग्रामीण इलाकों को विकास की इस पूरी दौड़ में, पूरी यात्रा में उनको शामिल, उनकी भूमिका कम रखी गई, उनको शामिल नहीं किया गया? ये भी एक वजह है अमीरी गरीबी की। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इस देश की 70% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, और हैरानी की बात यह है कि वो 70% आबादी जीडीपी में केवल और केवल 15% योगदान देती है। ये इस बात को जतलाता है कि कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र किस तरह से यहां आजादी के बाद से पिछड़ा हुआ है, और मैं इसके लिए सभी सरकारों को जिम्मेवार मानता हूं। कोई किसी भी पार्टी को, राजनीति से उठ के मैं ये कमेंट करता हूं कि सभी सरकारें केवल वोट के लिए उन ग्रामीण इलाकों की तरफ, उन ग्रामीण लोगों की तरफ देखती हैं। जब उनको वोट मिल जाता है उसके बाद वो नीतियां बनती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने आज तक कृषि के लिए काम नहीं किया, परंतु वो काम पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाता तो ये जो ग्रामीण इलाकों में आपको ज्यादा गरीब दिखते हैं, इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण और गरीबी पर्यायवाची बन गया है। क्यों ग्रामीण? ऐसा विकसित देशों में ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे देशों का उदाहरण दे सकता हूं जहां पर ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा प्रॉस्पर करते हैं, वहां के लोग, वहां पे जो रूरल बेल्ट है वहां पर ज्यादा धन है, पर यहां पर ग्रामीण इलाका पिछड़ गया क्योंकि सरकार की नीतियां। और यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र एक निरंतर लॉस मेकिंग क्षेत्र रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम एमएसपी की, आज हम सब्सिडीज की बातें नहीं कर रहे होते। ये बातें अपने आप में इस बात को जतलाती हैं कि हमारा ग्रामीण और कृषि इलाका इस इनकम गैप, इस वेल्थ गैप में बहुत पीछे रह चुका है। एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से खाई लगातार बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, आम नागरिक के जीवन पे कितना असर डालती है? देखिए, आम नागरिक जो नीचे के तबके का है, मतलब उस गैप में जो नीचे की तरफ आता है, उसको मैंने आपको बताया एक ऐसी मानसिकता को जन्म देती है जो कि कल को क्राइम या सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। पहली ये बात। दूसरा, उसको ये लगता है, उसके अंदर हीन भावना को जन्म देती है। उसको लगता है कि मैं शायद कुछ करने योग्य नहीं हूं, उसने अपनी इतनी बड़ी कोठी बना ली, उसने बड़े बड़े व्यापार स्थापित कर दिए, क्या मुझ में ये काबिलियत नहीं है? जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी मैं काफी हद तक जिम्मेवार मानता हूं। आज 14% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, डिप्लोमा होल्डर्स अनएम्प्लॉयमेंट है। आप सरकारी एक नौकरी की वैकेंसी निकालिए, उसमें आपको पीएचडी, पीएन की जॉब अप्लाई करते दिखेंगे। ये क्या जतलाता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, हमारा जो व्यवसाय है, जो रोजगार का सिस्टम है, जो बिजनेस का सिस्टम है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज नहीं है। अमेरिका जैसे देश में अगर आप काम करते हैं तो आपकी एजुकेशन उसी के मुताबिक होगी। यहां पर जो लोग डिग्रियां लेके निकलते हैं, ऐसा लगता है कि डिग्रियों की फैक्ट्री लगी हुई है, पर उस फैक्ट्री का सामान लेने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लग रहा है एजुकेशन सिस्टम जिम्मेवार है। लोग ऐसे में एजुकेशन सिस्टम को भी धिक्कारते हैं। गलत मानसिकता, हीन भावना, और आगे के लिए वो हताश हो जाते हैं। और मैंने देखा है जो सबसे बड़ा परिणाम होता है कि आने वाली पुश्तें भी उन्हीं पथ चिन्हों पर चलती हैं। वो किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं, वो किसी लॉटरी का इंतजार करते हैं कि शायद हमको पैसा मिल जाए और हम अमीर बन जाएं, पर ये लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ हो पाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अर्थव्यवस्था, सरकार कहती है कि पटरी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो हकीकत है वो ये दिखती है कि दशकों से लगातार ये अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बनी हुई है। अमीर ऊपर चढ़ते जाते हैं और गरीब इस खाई में गिरते जाते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।